सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। आज इस वर्ल्ड एस्थमा डे पर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक डाइटरी मैनेजमेंट फॉर एस्थमेटिक सफरर्स। बिकॉज इंडिया में एस्थमा को लेकर इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, डाइटरी टिप्स, डाइटरी मैनेजमेंट्स क्या होनी चाहिए हमें मालूम ही नहीं चलता। पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। आजकल इंडिया में बात करें तो 15 टू 20 मिलियन लोग एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और ग्लोबली 339 मिलियन पॉपुलेशन एस्थमा से सफ़र कर रही है। और इंडिया में 1 in 12 एडल्ट्स में और 1 in 10 बच्चों में ड्यू टू इंक्रीज इन ओबेसिटी के कारण एस्थमा के केसेस हमें बहुत ही सारे इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार एस्थमा आजकल इतनी तेज़ी से हमें क्यों हो रहा है? ब्रेथलेसनेस, कफिंग, स्नीजिंग, सांस पकड़ में नहीं आती है, उखड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। रात को बात करें तो रात को खांसी काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉर्निंग खांसी काफ़ी ज़्यादा होती है, रिकरेंट एपिसोड्स और अटैक होते हैं। ये सारी चीज़ें एस्थमा में हमें देखने को मिलती है। सो व्हाट आर द स्पेसिफिक मिसकंसेप्शंस ऑफ एस्थमा? सबसे पहले फर्स्ट इज दैट एस्थमा इज अ चाइल्डहुड डिजीज। बिल्कुल भी नहीं। एस्थमा आपको किसी भी टाइम पर, आपके किसी भी एज में बड़ी आसानी से हो सकता है। ओनली जो कॉजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इसमें वही सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस, अर्बनाइजेशन, हार्वेस्टिंग, सीजन चेंज होता है, एयर पॉल्यूशन एंड डेफिनेटली आजकल हम लोग घरों के अंदर इतना ज़्यादा रहने लग चुके हैं कि बॉडी को हैबिट ही नहीं डालते बाहर वाले एनवायरनमेंट की। सो ऑल दीज changes, all these factors lead to the causative factors of your asthma. And second is asthma is infectious. बिल्कुल भी नहीं। asthma एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो ये बिल्कुल भी नहीं होती है या बट इसमें आपको ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, सांस उखड़ जाती है, खांसी, स्नीजिंग, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एंड asthma sufferers cannot do exercise. This is completely wrong. Why? एस्थमा सफरर्स इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी लेवल की। बिकॉज एस्थमा में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एलर्जेंस इतनी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, फ्री रेडिकल्स इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइनिन्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स का रिएक्शन आपकी बॉडी में हाई होने के कारण ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है एंड यू फील स्नीजिंग, कफिंग, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस। सो इसे रोकने के लिए इट्स बेस्ट कि अगर आप रेगुलरली बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज इससे आपका ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी बहुत सही रहती है और बॉडी को एक मौका मिल जाता है एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से बाहर निकालने का। सो डेफिनेटली asthma sufferers can do exercises. So these are the basic misconceptions. Now come to the dietary management of asthmatic patient. There are the 10 basic dietary guidelines for asthma. First is good nutrition is the pillar of good health and prevent you from diseases. आपकी जो डाइट होनी चाहिए दैट्स कम्प्लीटली हेल्दी, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इफ़ यू आर ऑन अ ओवरवेट और ओबीस साइड देन डेफिनेटली you have to cut down your body weight in a very healthy manner. Do not follow the blooms which circulating over the media. Do not follow the crash diet or fat diet trends जो मीडिया में आपको एक दूसरे से सुनने को मिलते हैं, या आई एम ट्राइंग दिस डाइट, आई लूज़, मैंने इतना किलो वज़न लूज़ कर लिया है। ऑल दीज आर गोइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इन योर बॉडी, जिससे डेफिनेटली इन फ्यूचर में आपको ब्रेथलेसनेस ही नहीं, इसके साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर फंक्शंस, ये सारे आपके डिसरप्ट इजीली हो सकते हैं। सो गुड न्यूट्रिशन इज ऑलवेज द की फॉर नॉट ओनली गुड हेल्थ बट ऑल्सो प्रिवेंट यू फ्रॉम द डिजीजेस। सेकेंड इज ईट प्लेंटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आजकल इस तरह का दौर आ चुका है कि हर चीज़ हमें साल के 12 महीने देखने को मिल ही जाती है। सो ऑलवेज गो फॉर विच आर लोकल एंड सीजनल surrounding to you.
जिनके बहुत ही बेसिक से नाम है जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस में जाने जाते हैं. सो गो फॉर दोज ऑप्शंस बिकॉज इट इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इनसाइड योर बॉडी. द विटामिन सी रिच फूड आइटम्स, E rich food items, polyphenols, beta carotene, all these prevent your episodes of एस्थमा. सो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप एक दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर और 45 से 50 ग्राम प्रोटीन इनटेक ज़रूर कर रहे हैं. बट या ऑल दी सोर्सेज यू आर कवरिंग फ्रॉम योर डाइट्री सोर्सेज. किसी चीज़ का सप्लीमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एस्थमा में सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं. थर्ड इज़ योर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए. पानी ज़रूरी ही नहीं है प्लेन वाटर के फॉर्म में, आप शिकंजवी के तौर पर ले सकते हैं, शरबत के तौर पर ले सकते हैं, जूसेस के तौर पर ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन प्रेफर. या एस्थमेटिक लोगों को जब वो जूसेस पीते हैं तो उन्हें सोर थ्रेड, गले में खारिश होने लगती है. सो इन दैट केस डेफिनेटली यू हैव टू प्रेफर द ड्रिंक्स ड्यूरिंग योर डे रेदर देन यू आर टेकिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट एट नाइट. इट्स बेटर कि जब सन हमेशा टॉप पर होता है, दिन में आप जितना फ्लूइड इनटेक करेंगे दैट्स मेक यू फील मच बेटर. रिमूव्स द टॉक्सिन्स, रिमूव्स द फ्री रेडिकल एंड या आपकी जो लंग है वो श्रिंक होने से बेसिकली बच जाते हैं. एंड फोर्थ इज कीप योर कोलेस्ट्रॉल एट गुड पेस. आजकल कोलेस्ट्रॉल हमें बॉर्डर लाइन पर और हाई साइड में सभी लोगों का देखने को मिलता है ड्यू टू इनएडिक्वेट इरेगुलर डाइटरी हैबिट. सो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL, LDL, ऑल द फॉर्म्स ऑफ योर 4 कोलेस्ट्रॉल आपके अंडर द नॉर्मल रेंज होनी चाहिए. बिकॉज जितना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा होने लगेगा डेफिनेटली आपको ब्रेथलेसनेस होने के चांसेस, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, एग्जैजर्बेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. सो मेक श्योर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड ईट लेस फैटी फूड्स. बट फैटी फूड डज नॉट मीन्स कि आप घर वाली हेल्दी चीज़ें भी नहीं खा रहे हैं. इट सिंपली मीन्स कि आपको प्रोसेस्ड बाहर वाला जंक बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना है. फिफ्थ इज डेफिनेटली यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलरली बेसिस. एक एस्थमेटिक सफरर को रेगुलरली बेसिस पे एक्सरसाइजेज करनी बहुत ही ज़रूरी है. और अगर आप योगा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. देयर आर सम फ्यू आसनाज जो आपके लंग्स को एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं. सो डेफिनेटली यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज इन अ वेरी वेल मैनर. वो आपके अस्थमा को इंक्रीज नहीं करता है बल्कि उसे डिक्रीज करेगा एंड यू विल फील मच बेटर, हेल्दियर एंड फिटर. And sixth is clear your airways 1 hour before or after eating by doing gargles. अगर आपको एस्थमा है, ब्रेथलेसनेस फील होती है या फिर ड्यूरिंग योर फूड इनटेक या बाद में आपको कफिंग और स्नीजिंग हमें देखने को मिलती है, देन डेफिनेटली उस टाइम पर 1 घंटा पहले खाने के और 1 घंटा बाद में हमें गागल्स करने हैं विथ सॉल्टी वाटर के साथ. वार्म ल्यूक वार्म वाटर जो सॉल्ट वाटर होता है, ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे तो माशाल्लाह, बट अगर आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी कर सकते हैं. डेफिनेटली डू 3 टाइम्स गार्गल. इससे आपके जो एयरवेज हैं उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं. यू विल टेक योर फूड वेरी ईजिली एंड या उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने को मिलेगी. एंड सेवेंथ इज़ eat your food very slowly, completely and calmly. आपको अपने फूड इनटेक बाइट्स को completely च्यू करना है. जल्दबाजी में खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है और बड़ी बड़ी बाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है. वेरी स्लोली बाइट्स एंड च्यू देम वेरी केयरफुली. सो डेफिनेटली आपका सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स होने के बाद एंजाइम सिक्रीट हो एंड डेफिनेटली आपको फर्दर ऑब्स्ट्रक्शंस और इन्फ्लेमेशन देखने को ना मिले. And eighth is eat well cooked soft food. Definitely whatever the food you are choosing वो आपका proper well cooked होना चाहिए rather than you are consuming the more raw vegetables. Everything you are taking it should be in a very well cooked form. Why I am saying this? Because food का हमारे लंग्स के साथ बहुत ही मेजर इंटरैक्शन होता है. लंग्स का रोल क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं भाई, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और जो फूड आपके पेट में जाता है वो टूटता है और उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है भाई. वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो ऑक्सीजन से ही आती है. तो अगर आप
वेल प्रॉपर कुक फूड आइटम्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एसिमिलेट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं। नाइन्थ इज ईट 5 to 6 मील्स इन अ डे। हमने बहुत बार सुना है कि हमें माइनर मील्स लेनी चाहिए, बट या रेगुलरली बेसिस पे आफ्टर 2 to 3 आवर्स के बाद लेनी चाहिए, बट इन सम मेडिकल इश्यूज डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द वेरी फ्रीक्वेंट मील्स, एंड इन एस्थमा डेफिनेटली गो फॉर द 5 to 6 मील्स रेदर देन यू आर टेकिंग 3 लार्ज मेजर मील्स, बिकॉज इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस में रहती है, ऑक्सीजन प्रॉपरली सर्कुलेट होती रहती है, एंड ब्लड फ्लो प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड रहता है, जिसकी वजह से आपके एपिसोड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईट व्हेन यू आर सिटिंग कंप्लीटली विद बैक योर स्ट्रेट, और दोनों लेग्स आपकी फोल्ड होने चाहिए। डेफिनेटली आपको इसी पोजीशन में खाना खाना है, ताकि जो भी खाना आप खा रहे हैं उसके लिए क्लियर पाथवे आपकी बॉडी में डिज़ाइन हो सके और वो इजीली आपके स्टमक तक बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन और हेजिटेशन के जा सके। सो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डाइटरी गाइडलाइंस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देयर आर 3 स्पेसिफिक फूड आइटम्स, बिकॉज हमें क्या होता है जब हमें खांसी और स्नीजिंग होती है, तो एक तो रात को हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और अगर दिन में हमारे सामने कोई एलर्जेन, डस्ट या फिर कोई ऐसे एग्रोवेटिंग फैक्टर आ गया तो उससे हमारी खांसी शुरू ही हो जाती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। सो इन दैट केस व्हाट आर द 3 स्पेसिफिक फूड जो आपको हमेशा रखने ही चाहिए आपके किचन में? सो फर्स्ट इज़ योर ब्लैक पेपर। पेपर इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एलर्जी, और स्पेसिफिकली अगर वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ब्लैक पेपर दैट इज़ योर होल पेपर, उसमें पेपरिन जो कंपाउंड होता है आप सभी को मालूम है, दैट इज इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बल्कि कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ में। लेकिन आपको उसे लेना कब है? आप उसे पूरे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, और आपको उसे च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है, पानी के साथ गल्प नहीं करना है। यू हैव टू टेक योर होल पेपर एंड आपको उसको माउथ में रखना है और जस्ट आपको उसे चूसना है टॉफ़ी की तरह। जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी को लेते हैं और चूसते रहते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, सेम थिंग यू हैव टू डू विद द ब्लैक होल पेपर। आपको वही चीज़ करनी है, जितना आप उसे करेंगे उतना पेपरिन उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, उतना पेपरिन उसका इंक्रीज़ होगा आपकी बॉडी में विटामिन B12, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन, आयरन, इन सभी की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करेगा। सो मेक श्योर आपको ब्लैक पेपर होल ज़रूर लेना है, और 2 से 3 आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इससे आपको डे टाइम पर एपिसोड्स ऑफ कफिंग और स्नीजिंग नहीं देखने को मिलेंगे। एंड सेकेंड इज जो हमें नाइट टाइम पर देखने को मिलते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, तो उस टाइम पर हमें बेसन का हलवा लेना है। अब बेसन का हलवा बहुत लोगों को ये हो जाएगा कि अरे भाई हम तो पहले से ही मोटे हैं, बेसन का हलवा खिलाओगे हम और मोटे हो जाएंगे, बट यहाँ पर आपको बेसन का हलवा मेडिसिन तौर पर लेना है। आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून और हार्डली हाफ टेबल स्पून बेसन का हलवा बनाना है, और उसे लेना है अपने सोने से पहले, विच काम्स योर कफ, विच रिलीजेज द टॉक्सिन्स और ऑब्स्ट्रक्शंस जो आपके यहाँ पर विंड पाइप में अकमुलेट हो जाती हैं, एयरवेज को ये क्लीन करता है। बट या मेक श्योर इसको आपको रात को सोने से पहले लेना है, और इसके बाद आपको कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड वेरी एमरजेंसी डाइटरी टिप is these are very secret tips which I am sharing with you. If you are adopting it, definitely you will see a very major differences in your lifestyle. And third is that is your turmeric. टर्मरिक के तो हमने बहुत ही सारे फ़ायदे आजकल सुन लिए हैं, बट या अस्थमा में टर्मरिक हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें लेना कैसे है? अस्थमा में हमें इसे दूध में डालकर सिर्फ 2 से 3 हम कहेंगे जो टीस्पून रहते हैं, दूध आपका 50 ml, 25 से 50 ml दूध में डालकर आपको इसे लेना है। अब इसे लेने का आपका सिर्फ नाइट टाइम ही होना चाहिए, इवनिंग टाइम पर भी आप इसे नहीं ले सकते। तो आप इसे स्विच कर सकते हैं अपने बेसन के हलवे के साथ, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें जो कर्कुमिन होता है वो डायरेक्टली आपके पल्मनरी डिजीज़ को इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है,
उन्हें completely मैनेज करने में हेल्प करता है एंड लॉट्स ऑफ स्टडीज ऑल्सो प्रूव्स दिस. बट या अगर आप कर्कुमिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे. So make sure you are taking natural healthy टर्मरिक और उससे अपने दूध में डालकर 25 से 50 ml ज़रूर ले रहे हैं. बहुत सारे लोग बोलेंगे दूध तो हमें आस्थमा वालों को लेना ही नहीं चाहिए. ये डेफिनेटली यू कैन टेक इट अगर आपको दूध से एलर्जी नहीं है, बिकॉज दूध आपके आस्थमा को ट्रिगर नहीं करता है, राइट. दूध काम करता है. इफ़ यू आर एलर्जिक देन डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड. और अगर आप उस टाइम पर दूध नहीं ले सकते तो आप हल्दी का काढ़ा बनाइए और सिर्फ 1 चम्मच आपको रात को सोने से पहले लेना है. These are the some emergency dietary tips, and now come to what are the specific 5 food groups which you have to strictly avoid. फर्स्ट इज़ योर वाइट ब्रेड. आपको वाइट ब्रेड को कभी नहीं खाना है, किसी भी फॉर्म में नहीं खाना है. सिंपल फॉर्म, सैंडविच फॉर्म, पेस्ट्री फॉर्म, केक फॉर्म, वाइट ब्रेड को आप कभी भी टच नहीं कर सकते. सेकेंड इज़ योर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जंक आइटम्स जितनी भी होती हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, मोमोज, जितनी प्रोसेस्ड आइटम होती हैं चाहे पैकेट्स में बंद होती हैं वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है. थर्ड इज़ अवॉइड सल्फाइड्स. सल्फाइड्स हमें काफ़ी सारी पैकेज्ड चीज़ों में देखने को मिलता है. सो जिन चीज़ों में सल्फाइड प्रेजेंट होता है, एस्थमेटिक पेशेंट्स आर ऑलवेज aggravate their symptoms by taking those kind of things. So make sure कि आपको सल्फाइड को कभी नहीं लेना है. So जब भी आप कोई पैकेट ले रहे हैं उनका न्यूट्रिशन लेबल ज़रूर चेक करें. मोस्टली सल्फाइड हमें देखने को मिलता है, ये जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, पिकल्स होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है. एंड या सल्फेट्स ऑल्सो, सल्फेट्स को भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है. एंड या फोर्थ इज़ आपको सॉल्ट इंटेक को डेफिनेटली लिमिट करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सॉल्ट इनटेक करेंगे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जोन में चली जाती है एंड अगेन एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट और इन्फ्लेम्ड होने का एक और मौका मिल जाता है. सो दैट्स वाई लिमिट योर सॉल्ट इनटेक. जितना आप दाल सब्जी में यूटिलाइज करते हैं जस्ट उतना ही करिए. ऊपर से स्प्रिंकल टॉपिंग जो है सॉल्ट की वो सब चीज़ों में बंद कर दीजिए. एंड मेक श्योर कि जो भी आप पैकेट ले रहे हैं उसमें सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट इज योर दैट इज योर बीन्स. अब बीन्स सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि बीन्स तो इतनी हेल्दी होती हैं, बट अगर आप 40 से ऊपर है और आपको फ्लैटुलेंस और गैस का इशू रहता है देन डेफिनेटली उस टाइम पर बीन्स से आपकी बॉडी में गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है विच क्रिएट अ प्रेशर ओवर अगेन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर लंग्स. सो दैट्स वाई उन केसेस में हम जो बीन्स होते हैं और जो गोभी होती है तो उनको अवॉइड करते हैं. बट या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है अगर आपको फ्लैटुलेंस और गैस प्रोडक्शन का इश्यू ज़्यादा होता है बीन्स को या फिर गोभी वगैरह को खाने से. अगर नहीं होता है देन डेफिनेटली यू कैन ईजिली टेक दिस. सम स्पेसिफिक इमरजेंसी डाइटरी टिप्स, डाइटरी गाइडलाइंस एंड द मैनेजमेंट फॉर asthmatic patients, asthmatic sufferer on this World Asthma Day. I hope guys this video make a little bit value on your life, and definitely you have to try all these things and yeah, you will feel very better and healthier and fitter. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.